तो इसमें जो है पहला क्या कह रहा है, आई हैव नॉट येट डिसाइडेड व्हाट आई विल डू दिस इवनिंग, आई डैश विजिट ऑफ फ्रेंड। तो ये तो इंग्लिश है, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में अटेम्प्ट जरूर करना है। एप्टीट्यूड थोड़े है ना प्रैक्टिस कर दो PYQ से और अटेम्प्ट करना, क्योंकि स्कोरिंग पार्ट है। 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, इजिली 10+ आप ले आओगे अगर आपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पहले से जाओगे, PYQs वाले ही, क्योंकि गेट के हर पेपर में सेम एप्टीट्यूड का क्वेश्चन रहता है और सिमिलर लेवल का रहता है। तो आप किसी भी गेट पेपर से एप्टीट्यूड का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी पेपर से। देयर आर 30 डिफरेंट पेपर्स ऑफ गेट, सब में गेट को कोई गेट का क्वेश्चन कॉमन रहता है ना। एक शिफ्ट में जो होगा कॉमन रहेगा, दूसरे शिफ्ट वाले कॉमन रहेगा, मतलब ऐसे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है एप्टीट्यूड पोर्शन में सब्जेक्ट वाइज। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एप्टीट्यूड पोर्शन में, एप्टीट्यूड पोर्शन सबके लिए कॉमन बनाए जाते हैं, ये है। ठीक है, तो ये तो आसान है। आई डैश, तो माइट, ये माइट तो कुछ लगता है मीनिंगफुल है नहीं, तो ये माइट हो सकता है वुड, डिडंट, तो ये तो इवनिंग की बात कर रहा है ना। आई विल डू, ये फ्यूचर की बात कर रहा है ना, तो इसमें माइट होगा। ठीक, इतना इंग्लिश तो मुझे समझ आ रहा है, ठीक है जी, बाकी आप लोगों को तो आता ही है। तो सेकेंड वाले में क्या है, इजेक्ट, इंसर्ट, एडवांस। तो जैसे इजेक्ट का अपोजिट इंसर्ट है, तो वैसे ही एडवांस का अपोजिट क्या होगा। अब इंग्लिश जिनको अच्छी आती है बताइए। एडवर्ट, प्रोग्रेस, रिट्रीट, लोन। तो ये इंग्लिश में ठीक है ना, ये रिट्रीट होगा, तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, अच्छा ये आ गया मैथमेटिक्स से रिलेटेड, 9th-10th क्लास में पढ़ते थे ना ये सब हम लोग। तो इन द गिवन फिगर PQRSTV इज अ रेगुलर हेक्सागन विथ ईच साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो हेक्सागन की साइड 5 है, ठीक। अच्छा, के बाद अ सर्कल इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर एट V सच दैट इट पासेस थ्रू P। ओके, P, व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ द। तो ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन। आप लोग रेगुलर वर्ड जानते हो, रेगुलर वर्ड का मतलब है कि सारे साइड्स इक्वल है। तो अगर किसी पॉलीगॉन में ऑल साइड्स इक्वल है तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे, इंटरनल एंगल्स जो हैं। तो मुझे बताइए ईच इंटरनल एंगल कितना होता है हेक्सागन में। ये 120 डिग्री, 120 ना। तो ये लोअर क्लास का कुछ फॉर्मूला था ना, क्या था, 2n पाई या 2n × π/2, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, क्या था, 2n - 2 समथिंग। तो एनीवे ये 120 होता है हेक्सागन का सिंपल प्रॉपर्टी, 120 डिग्री ईच एंगल है। तो ईच एंगल 120 है, तो ये भी आपका 120 डिग्री है। अब आपसे पूछा था, आपको लोअर क्लास में याद होगा, आप लोग सेक्टर एंड सेगमेंट का एरिया निकालते थे, है ना। तो इसका एरिया निकालना है ना, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये 120 डिग्री है, तो क्या होता था 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू πr², निकाल लीजिए, ये आ जाएगा। तो 120 को काटोगे कितना, फिर 120 डिग्री जो भी है, रेशियो प्रोपोर्शन टोटल तो 360 है, तो इसका प्रोपोर्शन कितना है 120/360, और πr², आर कितना है, रेडियस कितना है 5, तो हो गया 1/3 इंटू पाई इंटू 25। सो 25 π/3 आंसर होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिए। और ये एप्टीट्यूड पोर्शन नेट में भी हेल्प करेगा। जो बच्चे नेट के एस्पिरेंट्स हैं, आपको पता है कि नेट में भी आई थिंक कितने 20 क्वेश्चन रहते हैं, 15 अटेम्प्ट करने होते हैं नेट का, जो पार्ट ए होता है एग्जाम में। सो पार्ट ए में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, उसमें भी वहाँ शायद 30 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का शायद, मैं श्योर नहीं हूँ मैं, है ना, 15 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो है 30 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 15 × 30। सो वहाँ भी आते हैं, नेट में भी आते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं कंपेयर टू गेट। गेट में एप्टीट्यूड भी इजी है, नेट में एप्टीट्यूड भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है नेट में। तो ऊपर फार्मूला कौन सा लगाया है जी, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में, जी जी जी, यहाँ पे यस सर, हाँ, जैसे ट्रायंगल के ईच एंगल कितना होता है 60, हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला पूछ रहे, इसका एंगल वाला फॉर्मूला पूछ रहे या πr² वाला। πr² वाला। तो उसमें ये लोअर क्लास में था ना, आपने पढ़ा होगा, उसमें होता क्या था कि ये अगर एंगल थीटा है, चलो इसकी बात करते हैं, तो इसको क्या बोलते थे जी, सेगमेंट, सेक्टर ना, सेक्टर, हाँ सेगमेंट, तो ये वाला पार्ट होता है ना सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर मुझे याद है ना, 8-9 क्लास में था, जो भी 9-10th क्लास में, 10th क्लास में। तो ये अगर एंगल थीटा है, तो
तो अगर आप रेडियन लिखना चाहें थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ दिस सेक्टर, अगर ये एंगल थीटा है तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाया है मैंने। ओके सर। तो उसी को मैंने रेडियन में लिखने के बजाय डिग्री में लिख दिया कि थीटा अगर डिग्री में लिखोगे तो यहाँ पे डिग्री लिखना पड़ेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये इसका एरिया है। कई बार आर्क लेंथ पूछ लेता है तो यहाँ आप आर्क लेंथ लिखो 2 पाई आर, तो ये आर्क लेंथ आ जाएगी। अभी मुझे एरिया चाहिए था तो मैंने यहाँ टोटल एरिया यूज किया, ये ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में जो है अ डक नेम्ड डोनाल्ड डक सेज ऑल डक्स ऑलवेज लाई। अच्छा, वो खुद एक डक है और कह रहा है कि ऑल डक ऑलवेज लाई, है ना। सो एक डक है जो कह रहा है कि ऑल डक्स ऑलवेज लाई, और अगर ये सही कह रहा है मान लो, तो क्या मतलब है कि खुद भी झूठ बोल रहा है, इसका मतलब मान लो अगर बोल लेता हूँ कि ये ठीक है, इसको मान लेते हैं, तो बोल रहा है ऑल डक ऑलवेज लाई और खुद वो डक है, सो मीन्स वो भी झूठ ही बोल रहा है, ठीक है। एनीवे आगे देखिए, तो बेस्ड ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन एबव, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड विथ सर्टेनिटी, कि डोनाल्ड डक ऑलवेज लाई। ये इतनी इंग्लिश क्यों दे देते हैं? हाँ वही तो अच्छा लगे, मतलब अगर कर पाओगे तो ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा, नहीं करो छोड़ के आना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है शायद, देख लेना है ना। तो डोनाल्ड डक ऑलवेज टेल द ट्रूथ, तो ये तो नहीं लग रहा है। डोनाल्ड डक्स स्टेटमेंट इज ट्रू, डोनाल्ड डक्स स्टेटमेंट इज फॉल्स, बताइए। कह रहा ऑल डक्स ऑलवेज लाई, सर ऑप्शन डी, डी, ओके डोनाल्ड डक स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है ना। तो ये अपने अपने लॉजिक से आपको डिसाइड करना है, बिकॉज इसमें इंग्लिश मुझे उतनी आती नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पे है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा ना, फॉल्स है, क्योंकि बोल रहा है ऑल डक ऑलवेज लाई ना, तो खुद भी झूठ ही बोल रहा है। स्टेटमेंट इज फॉल्स ना, तो उसका स्टेटमेंट फॉल्स है। बेस्ड ओनली ऑन इंफॉर्मेशन एबव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी लोकली इन्फर्ड विथ सर्टेनिटी, इसका रीजन बताइए जिनको डी लग रहा है, मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सर वो तो खुद झूठी बोल रहा है ना, हाँ, इसीलिए इसलिए। ठीक है ना। तो सर जी सर यहाँ पे जो बेस्ड जो ऊपर की लाइन लिखी इसका मतलब क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या बताना है? बेस्ड ऑन, कौन सा बेस्ड ओनली, ये जो पहला लाइन है ना उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, ये लाइन ढंग से पढ़ना है, और इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इन चारों में क्या सही है। सर हमेशा वाला ऑप्शन है कि मतलब कौन सा हमेशा सही होगा इसको देख के? हाँ सर्टेनिटी, हाँ। ओके सर। तो मतलब वो बोल रहा है ऑल डक ऑलवेज लाई, तो वो लाई तो खुद भी लाई है, इसमें झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है तो बाकी हो सकता है कि सच भी बोलते हो कुछ, तो एटलीस्ट ये है कि अपने बारे में तो बता दिया ना इट इज फॉल्स, इसीलिए। पांच में देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विजिबल है पूरा, हाँ ठीक है, चलो मैं पढ़ देता हूं कि a line of symmetry is defined as the line that divides a figure into two parts in a way that each part is a mirror image of the other part about that line। तो ये मतलब सिमेट्री को डिफाइन कर रहा है, जो कि हम लोग भी जानते हैं ना, जैसे कोई कोई कर्व बोलते हैं y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मतलब जैसा ग्राफ y के लेफ्ट में होगा वैसे ही ग्राफ y के राइट, मतलब y एक्सिस विल वर्क लाइक इमेज मिरर, है ना, तो वैसा है। तो a line of symmetry is defined as a line that divides the figure into two parts in a way such that each part is a mirror image of the other part about that line. The figure below consists of 20 unit squares arranged as shown in addition to the given black squares. So 20 unit squares है ना, arranged है ना, in addition to the given black squares up to 5 more may be colored black। अच्छा, जो colored है 5 और black color किए जा सकते हैं। Which one among the following option depicts the minimum number of boxes that must be colored black to achieve two line of symmetry?
तो आपको देखना है मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट मस्ट बी कलर्ड ब्लैक टू अचीव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहां कहना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या है, डी सी डी आई सी आई, ये तो कह रहा है इनमें से किसको कलर करेंगे तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। सो अगर डी को कलर करते हैं क्या 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी? मान लो हम डी को कलर कर देते हैं अभी ब्लैक से, तो रेड जो मेरा है वो ब्लैक मान लो, तो क्या 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? डू यू थिंक? मतलब कोई लाइन ड्रॉ करेंगे सिमेट्री का तो दोनों तरफ सेम फिगर होने चाहिए ना, सिमिलर मिरर इमेज होने चाहिए। तो अभी तो ऐसा मुझे कोई दिख नहीं रहा। सिर्फ एक लाइन से सिमेट्री मिलेगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी है ना, 2 लाइन नहीं मिलेगी और कौन सी वाली मिलेगी? सर। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे, वर्टिकल, लेकिन वर्टिकल अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे इस लाइन पे, सॉरी सर, है ना, तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अच्छा तो हॉरिजॉन्टल अगर ड्रॉ करेंगे, ये कह रहे हैं एफ बी एच के ऊपर। अच्छा इधर बीच में, हाँ सर, तो हाँ सही कह रहे थे, ये कलर्ड है, ये वाइट है, ये कलर 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 वाइट 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 कलर कलर। ठीक है, अभी एक मिल रहा है ना, तो दूसरा कब कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बीच से भी। हाँ लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं लाइन के लॉन्ग ही, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, बस वो मिरर इमेज होने चाहिए फिगर का। तो जैसे बीच में एग्जैक्ट बीच में ड्रॉ करेंगे तो जो हाफ है इसका इमेज नीचे होना चाहिए। तो आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि अगर हम इसको कलर कर दे तो दिस इज द वन लाइन ऑफ सिमेट्री, अदर तो नहीं मिलेगा। तो अदर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको भी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर बनाना है तो मैं इसको सेट कर दूं तो हो जाएगा, देखो, लेकिन फिर इसको भी करना पड़ेगा फिर, ये सर है ना। ये वाला। तो अगर इसको इन तीनों को सेट कर दे तो अब देर आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज द वन एंड दिस इज द अदर, तो ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है। मतलब एटलीस्ट हमें फिगर में ही देखना है बस। सो इसका ना अभी कलर हो गया तो ये भी है और ये भी है, दोनों तरफ से है। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर कलर कर देंगे ना तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी हमें। तो मतलब आई सी डी इसको कलर करेंगे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप चेक कर लो कि और सेट करेंगे डी से 2 तो नहीं मिलेगी, तो सी डी आई मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा। 6 कह रहा है बेस्ड ओनली ऑन द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, बेस्ड ओनली ऑन द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट सम ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट। बिल्कुल मैथमेटिकल लॉजिक है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई थ्योरम है, जैसे मैं याद दिलाता हूँ, बोलते हैं ना कि सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट देन ए एन हैज लिमिट 0, सीक्वेंस ए एन हैज लिमिट 0। तो उस तरह से कई बार बच्चे गलत मतलब समझते हैं, तो उस टाइप का ही क्वेश्चन है कि लॉजिकली आपको स्टेटमेंट का करेक्ट मीनिंग निकालना है। जैसे थ्योरम्स में भी होता है ना, तो आपको करेक्ट मीनिंग समझना है थ्योरम्स का। तो यहाँ बोल रहा है कि इस स्टेटमेंट के बेस पे आपको डिसाइड करना है which one of the following option can be logically inferred with certainty। तो आपको ये मानना है सही स्टेटमेंट है ना, ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। तो सम ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, ये स्टेटमेंट क्या दिया कि सम ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, सम का मतलब एटलीस्ट वन है ना, तो एटलीस्ट वन ह्यूमन आर इंटेलिजेंट ऐसा लिखा हुआ है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्या इससे ये पता चलता है कि नो ह्यूमन इज इंटेलिजेंट? ये तो नहीं, कम से कम एक लोग तो इंटेलिजेंट होंगे। ऑल ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, क्या ऐसा कह रहा है? ऑल, सम मतलब देयर एग्जिस्ट, तो जरूरी तो नहीं है कि सारे की गारंटी वो देगा नहीं, मतलब ट्रू का मतलब ऑलवेज ट्रू ना, सर्टेनिटी बोल रहा है, 100% ट्रू होने चाहिए। सम नॉन ह्यूमन आर इंटेलिजेंट, जरूरी है? नॉन ह्यूमन का तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ, तो हमें समझना है कि जो स्टेटमेंट बोला है सिर्फ इसके आधार पे, इसने कहा ह्यूमन इंटेलिजेंट होते हैं, नॉन ह्यूमन हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। सम इंटेलिजेंट बीइंग्स आर ह्यूमन, ठीक है, तो इसने कहा है कि सम ह्यूमन इंटेलिजेंट है, तो कुछ लोग जो इंटेलिजेंट है वो ह्यूमन है। ठीक है ना। ओके, देख लीजिएगा आंसर की में। तो 7th ये हमारे से थोड़ा रिलेटेड है, हालांकि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है ये। सो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी इन्फर्ड ठीक है, अरे यार
Which of the following option can be inferred about the mean, median and mode of the given probability distribution? PMF, ठीक है ना. तो हालांकि ये है कि आप पीएमएफ से रिलेटेड आपका आ गया. यही क्वेश्चन गेट कंप्यूटर साइंस में भी रहा होगा, यही क्वेश्चन गेट मैकेनिकल में भी रहा होगा. एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये. तो वैसा कोई जरूर नहीं कि जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड उनको ही पूछ रहा है. उस सेशन में जितने भी एग्जाम हुए होंगे सेम सिटिंग में, तो सब में यही एप्टीट्यूड क्वेश्चन था. तो इसमें क्या है कि एक पीएमएफ आपको दे रखा है, मतलब जैसे ये पॉइंट 1 पे मास इतना है ना. ये 1 जो है तो 1 पे ये मास है, -1 पे ये मास है ना. इस तरह से यहाँ बीच में क्या होगा, 1 3 5 चल रहा होगा. 1 3 5 7 9 11, एक मिनट, 9 11 13 15 17 यही चल रहा है जी. -3 -7 -11 -15 इस तरह से है. तो ये पॉइंट्स हैं, मतलब सपोर्ट बोलता हूँ ना मैं कि सपोर्ट है 1 3 5 7 9 11 है ना. तो ये बार ग्राफ बना दिया है उसका. सो अब आपसे क्या पूछ रहा है ये कैसे आ गया. x इक्वल टू 0 का इमेज है दोनों साइड. x इज इक्वल टू 0 पे मिरर इमेज दोनों साइड, तो मीन मीडियन सेम हो जाएगा. ठीक है. तो डिसाइड कीजिए जी. तो मीन क्या होगा, मैं बोल रहा हूं, मतलब मोड क्या होगा पहले ये पूछते हैं. व्हाट इज अ मोड इन दिस. 13 मोड क्या होता है कि 13 एंड -13 जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो या हाईएस्ट मास हो, है ना, जिसपे पीएमएफ मैक्सिमम हो, वही मोड है. तो मैक्सिमम पीएमएफ क्या दिख रहा है आपको, 13 और -13 पे, 13 और -13 पे. और जैसे बता रहे थे डेटा किस नंबर के अबाउट सिमेट्रिक है, 0 के अबाउट, है ना. x इक्वल टू 0. 0 के अबाउट सिमेट्रिक है. तो इसका मीन जो आएगा वो 0 आएगा. कैसे, और ऐसे भी आप देख सकते हैं. मान लीजिए 1 इंटू P1 फिर -1 इंटू P1 ही होगा, तो 1 माइनस में मिलकर 0 हो जाएगा. फिर ऐसे ही 3 इंटू P3 और -3 इंटू मतलब -3 इंटू P3 तो 0 हो जाना है. और ये सिमेट्रिक है तो मीन तो 0 है और मीडियन भी 0 ही होगा इसका, क्योंकि सिमेट्रिक है तो मीडियन इज ऑल्सो 0. ठीक है, देख लीजिए. कि -1 P1 फिर 1 P1 कैंसिल 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 होता चला जाएगा, क्योंकि इक्वल ये जैसे है ना, ये 19 अगर है, 13 15 17 19 है ना, और ये 19 है, -19 तो 19 इंटू P19 -19 इंटू P19 करके 0 हो जाना है. ठीक है. तो यहाँ से ये समझ आया कि मोड तो ये है, मीन मीडियन ये है. तो मीन मीडियन 0 है और मोड डिफरेंट है. तो इसमें आंसर क्या होगा, मीन मीडियन इक्वल है, मोड डिफरेंट है. यही होना चाहिए. देख लीजिए. ठीक है. तो ठीक है ना, यहाँ मीन मीडियन इक्वल है, मोड डिफरेंट है, तो ए ऑप्शन होना चाहिए. अब ये 8th क्वेश्चन है. ये तो क्या आ गया, पैराग्राफ. अब पढ़ो इसको. अ जेम्स वेब टेलीस्कोप रिसेंटली लॉन्च्ड इन स्पेस इज गिविंग ह्यूमन काइंड unprecedented access to the depth of time by imaging very old star formed almost 13 billion years ago. Astrophysicists and the cosmologists believe that this odyssey in space may even shed light on the existence of dark matter. Dark matter is supposed to interact only via the gravitational interaction and not through the electromagnetic, the weak or the strong interaction. This may justify the epithet dark in dark matter. Based on the above paragraph, which one of the following statement is false? अब पढ़ो और मैच करो. आप देखो अगर पढ़ा है आप लोगों ने तो. नो अदर टेलीस्कोप हैज कैप्चर्ड इमेज. तो ये पढ़ के ना खुद लॉजिकली डिसाइड करो. ये सिंपल पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है. तो ठीक है, इसको देख लेना क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा. हम उस पर आते हैं. वो इंग्लिश वाला है ना, तो इंग्लिश ऐसे देख लेना अपना. ए है 30%, बी है, सॉरी परसेंट कह रहा हूँ, 30 फैक्टोरियल ना. ए इज 30 फैक्टोरियल, बी इज 50 फैक्टोरियल, सी इज 100 फैक्टोरियल. कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स. log c with base a, है ना. तो ये दिस इज समथिंग लाइक
log c अपॉन log a, है ना, ये जो लिखा हुआ है log c अपॉन log a। अब कॉमन बेस दोनों का अपनी मर्जी से आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, है ना। सो यू कैन टेक सम कॉमन बेस b एज पर योर नीड। ऐसे यहाँ पे भी है log a अपॉन log c, ऐसा भी तो रेसिप्रोकल हो गया एक दूसरे का, है ना। एंड log c बाई log a अपॉन log c, ये ऐसे ही है log a अपॉन log b, और ये log b अपॉन log a। अच्छा, तो ये मतलब ये दोनों रेसिप्रोकल हो गया एक दूसरे का, ठीक है जी। सो नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज करेक्ट। अब वैल्यूज निकालो, कंपेयर करो, यही करना पड़ेगा नहीं। ऑप्शन डी लग रहा है। अच्छा हाँ, तो वो है ना, सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा आपको कि थोड़ा सा कंपैरिजन, कि जैसे इन्होंने कहा है log a बेस v, log c बेस a, log b बेस a एंड log, है ना। न्यूमेरिकल सबसे बड़ा होगा डी में। मेनली वही कंपेयर करना ना कि सर ए होगा इसमें। अच्छा, तो पहले दो, है ना, किसी दो को लेके एलिमिनेट करो। जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे log a बेस b, log b बेस a इसका चल रहा है, और यहाँ पे तो इन दोनों में एक करेक्ट होगा। और यहाँ देखो इन दोनों में log a बेस b, log c बेस a, log c बेस a। तो पहले आप इन दोनों को करेक्ट कर लो, तो इनमें से एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। पहले इन दोनों को कंपेयर कर लोगे आप, इन दोनों को कंपेयर कर लो तो इनमें से एक एलिमिनेट हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर कर लो, एक एलिमिनेट हो जाएगा, दो बचेंगे, फिर उनको देख लेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं इसमें, इस तरह से, ठीक है। देखिए जैसे इन दोनों में एक तो कंपेयर कर सकते हैं ना, ये दोनों अपोज, ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो इन दोनों में ए बी में क्या लग रहा है, अभी इन दोनों से पूछ रहा हूँ, ए बी में से कौन सा आउट हो जाएगा। सर log c बेस ए log b डिवाइड बाई log b बेस ए, ये तो ग्रेटर देन 1 होगा ना, क्योंकि c की वैल्यू ज़्यादा है। अच्छा, मतलब वहाँ ऐसा करें, सर लॉग हटा के देख लेंगे, डायरेक्ट आसान हो जाएगा। लॉग हटा के देख लेंगे। लॉग कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ लॉग हटा दिए, फिर क्या होगा। नहीं सर, जैसे सी ए लॉग सी टू द बेस ए है ना, तो हम फ्रैक्शन ले लेंगे सी और ए, फैक्टोरियल भी हटा देंगे, तो फ्रैक्शन ले लेंगे सी और ए, तो हाँ हाँ, तो बताइए आप करके, जो आपको लग रहा है वो करके आंसर बताइए, वो पूछ रहा हूँ मैं। ए आएगा ए। अच्छा, तो ये वाला सही होगा, ये आउट हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ देख सकते हो ना, ए बी बी ए है, तो ए बी में लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक, तो लॉग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी और बी ए को देखेंगे, सो यहाँ बी ज़्यादा है ए से, ठीक है ना, तो लॉग बी की वैल्यू ज़्यादा होगी लॉग ए से, ठीक है ना। तो लॉग बी अपॉन लॉग ए मोर देन 1 होगा, ये लेस देन 1 होगा जी, देख लो, क्योंकि बी तो ज़्यादा है ना ए से, तो ऐसा होगा। सर ये आ रहा है। यस तो ये वाला ओके है, तो ये आउट हो जाएगा, तो ये आउट हो गया, तो ये ऑप्शन आउट हो गया। ऐसे यहाँ देख सकते हो, फिर बाद में तो किसी और, तो मतलब फाइनली ए आ जाएगा ना। तो आप कंपेयर करके दो को, जैसे अब ए सी है, अभी यहाँ पे यही हो रहा है, ए सी और ये सी ए है एक्चुअली ना, तो इस तरह से बाकी एक एक दो दो पेयर लेके आप एलिमिनेट करते हैं। जैसे यहाँ ये एलिमिनेट हो गया, ऐसे इन दोनों में से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये ऐसे देख सकते हो, अगर कोई एक एलिमिनेट हो गया, एक बचा, तो उसको ऐसे चेक कर लो, तो उससे एलिमिनेट हो जाएगा। कुछ ना कुछ कॉमन है इसमें, ध्यान देखो यहाँ ए कॉमन है। जैसे आप देखेंगे लॉग सी अपॉन लॉग ए, लॉग बी अपॉन लॉग ए, ये है, ये तो कॉमन ही है। तो लॉग सी लेस देन लॉग बी, तो लॉग सी लेस देन लॉग बी, ये तो उल्टा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ से आ रहा है लॉग सी लेस देन लॉग बी, लेकिन सी तो बड़ा है इससे, तो आउट हो गया। वैसे ही इसको भी देख लो, कहीं ना कहीं ये भी हो जाएगा इस तरह से। वहाँ से लॉग, ये लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग ए अपॉन लॉग सी, तो उल्टा रेसिप्रोकल है, तो उल्टा कर लेंगे, हाँ, तो वहाँ से आएगा लॉग बी मोर देन लॉग सी। तो ये भी यही कह रहा है, देखो ये कह रहा है लॉग बी मोर देन लॉग सी, तो ये भी गलत कह रहा है, लॉग बी छोटा होगा लॉग सी, है ना, क्योंकि यहाँ लॉग ए अपॉन लॉग बी है, लॉग ए अपॉन लॉग सी, लॉग ए कट गया, उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो लॉग बी मोर देन लॉग सी आ जाएगा, वो गलत है, तो ये आउट हो गया, तो ये सही है। चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो बस मेरे को कोई 2 पेयर सेलेक्ट कीजिए कंसेक्यूटिव, उसको ब्रेक कीजिए, फिर कैंसिल हो जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ए सही है यहाँ पे। हाँ, अब ये लास्ट क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है, 10th वन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर इज गिवन, द बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन इज डिफाइंड बाय 1 सेमी सर्कल ऑन द टॉप
and two circular arc at the bottom, each of the radius 2 सेंटीमीटर. ओके, तो ठीक है, सेमी सर्कल जो है और सर्कुलर आर्क है, ये दोनों है रेडियस 2 सेंटीमीटर का, ये दोनों ना. तो ऐसे ही दिख रहा है. तो पूछ क्या रहा है, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ये ग्राफ देखो, आपको यहाँ समझना है. सो ये तो लिख रखा है ना. इस शेडेड रीजन का हम एरिया निकालना, जो शेडेड रीजन है ना. तो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या समझ आ रहा है, हमें ब्लैक जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है. 8 माइनस. और अगर मैं ये कहूं आपको कि इस ब्लैक वाले को उठा के यहां पे ले आओ, ये जो ब्लैक वाला है इसको उठा के यहां ले आओ, इस ब्लैक वाले को उठा के यहां ले आओ, ऐसा कर सकते हैं? चेक कीजिए. हाँ वो भी ठीक है सर. तो वही चीज है ना कि एक स्क्वायर का आधा पार्ट तो ब्लैक रीजन हो गया, आधा पार्ट ये हो गया. इसको उठा के यहां रख दो, इसको उठा के यहां रख दो, वैसे करके. तो ये घुमा के रखोगे, इसको फिल कर देगा, ये घुमा के इसको फिल कर देगा, टर्न करके. तो एरिया ही तो बात करना है हमें, तो कोई फर्क तो है नहीं. तो मतलब ये टोटल इसका स्क्वायर का एरिया कितना है, 4 4 जा 16 ना, और उसका हाफ कर लेंगे, 8 आएगा. देख लीजिए. यस सर. ठीक है. तो ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि सीधा इसको हम यहाँ प्लेस कर दे, इसको यहाँ, हमें एरिया ही चाहिए तो एरिया तो वही रहेगा, तो वैसे आ जाएगा. तो आधा ये खाली हो जाएगा और आधा का एरिया, आधा ये, तो आधा ब्लैक आधा व्हाइट, ऐसा. ठीक है, तो आंसर 8 हो जाएगा फिर. ठीक है. चलिए यहाँ पे आते हैं. अब आ गया तो 11 to 35 1 मार्क्स का. जैसे 1 to 5 क्वेश्चन था वो 1 मार्क्स का था, 6 to 10 2 मार्क्स का था, 11 to 35 1 मार्क्स का है, फिर आगे फिर वही 36 से लेकर 65 2 मार्क्स का होगा. तो इस तरह से देखिए, ये सब तो आसान है, तो ये सब आप कर पाएंगे. मैं हिंट दे देता हूँ, आप सॉल्व सर करें. एप्टीट्यूड में भी नेगेटिव मार्किंग थी ना? शायद हाँ, वो देखना पड़ेगा लिखा कहाँ रहता है. आई थिंक है, एप्टीट्यूड में नेगेटिव मार्किंग है. वो इंट्रोडक्शन पेज जब एग्जाम में जाएंगे, यहाँ फर्स्ट पेज इसने लगाए नहीं है, यहाँ पे सीधा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया है. तो वो जो शुरू में इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना उसमें लिखा होगा. तो है एप्टीट्यूड में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है. मतलब जो भी सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, ओनली 1 करेक्ट वाले हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग है. जैसे MSQ है, मल्टीपल करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है. न्यूमेरिकल आंसर टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है ना. और एग्जाम में दिक्कत नहीं हो. एग्जाम में क्या होता है कि अपर राइट कॉर्नर पर लिखा रहता है +2, मतलब 2 मार्क्स के हैं, -1/3 लिखा रहेगा साइड में कॉर्नर पे, राइट टॉप कॉर्नर पे. मतलब वो क्वेश्चन में भी लिखा रहता है एग्जाम में. सर इस पे लिखा है कि 1 मार्क्स में 1/3 और 2 मार्क्स में 2/3. जी, मतलब 1/3 कटेगा आपका, तो 2 मार्क्स का है तो 2/3 कटेगा, गलत हुआ तो. तो वैसा है. ठीक है जी. तो एरिया ऑफ द रीजन, बाउंड्री तो आसान है, क्लास 12th में इस तरह के क्वेश्चन से. मेनली आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, दिन काम हो जाएगा. x बराबर वाई स्क्वायर इधर होगा, x बराबर -y स्क्वायर कर दिया तो इस तरह से होगा जी, x बराबर -y स्क्वायर टाइप का ग्राफ. फिर अब इसका y बराबर x + 2, तो y बराबर x क्या होता है, ये +2 करेंगे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना. तो इस तरह से कुछ फिर ग्राफ निकाल लेंगे. आई थिंक इस तरह से आएगा कुछ आंसर, कुछ वैसा होगा. एंड देन ठीक है, तो इसको आप ग्राफ लगा लीजिए, एरिया dy dx. ठीक है ना. तो एरिया सिंगल इंटीग्रेशन से हो जाए, डबल इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं. 1 dy dx, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, dx dy लगाओ, इजीली हो जाएगा, क्योंकि x की लिमिट लेना ना आसान है. तो x में ये देखो, यहाँ x क्या है और यहाँ पे x क्या है, तो वो आ जाएगा, है ना. तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x आएगी y -2, और यहाँ पे x कितनी है -y स्क्वायर. तो यहाँ से आएगा y -2 से -y स्क्वायर. अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, ये क्या पॉइंट है, और ये ढक गया है, नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको ऐसे. सो ये मतलब जहाँ पे दोनों कर्व कट रहे हैं, तो वो पॉइंट निकाल लो, और जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट ये और ये आएगा, वहाँ से वहाँ तक मान लो A to B. तो ये आपका काम है कि पहले इन दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. तो x की 2 वैल्यू आएगी, y की 2 वैल्यू आएगी, मतलब 2 पॉइंट है, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एक यहाँ है और एक इधर है. ठीक है. सो 2 पॉइंट इंटरसेक्शन है, निकाल लो. तो उससे ये y है ना, ये b बोल दिया मैंने, यहाँ a बोल दिया, तो A to B हो जाएगा. तो ये रफली आइडिया है, आप सॉल्व करके देखो. दूसरे में क्या है कि A be a 3x3 DL मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज
1 0 -1, तो ए की आइगन वैल्यू 1 0 -1 है, और बी जो हमें दे रखा है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई। तो ये हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल कोई भी होगा इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल मतलब मैट्रिक्स कैपिटल ए, देन जी लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ जी ए वेयर जी इज द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो ये पॉलिनोमियल है, तो इजिली इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, जैसे 1 रख देते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना 1 प्लस 2 प्लस 1 4, 3 कि 4 ना, 0 रखें 0 0 1 1 -1 रखेंगे तो 1 -2 1 फिर 0, तो इस तरह से आ गया। तो ये b की आइगन वैल्यू आ गई सिंपली, a के जगह पे a की आइगन वैल्यू रखा तो करस्पॉन्डिंग b की आइगन वैल्यू मिल गई हमें। अब पूछ क्या रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाना है। कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जिसका रूट्स कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जो कि आइगन वैल्यू होती है, तो हमें आइगन वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जो b का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, क्या नोटेशन लो, है ना, जनरली p लेते हैं, सो p b x कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स b, तो होगा x -4 x -1 x -0, इसको आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। और कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि पी बी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कहने का मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो भी आएगा वहाँ पे x की जगह b रखिए, कांस्टेंट की जगह i, मान लो 4 आया लास्ट में तो 4i कर देंगे, तो इसमें से कोई एक बन जाएगा। ठीक है, और मुश्किल नहीं, तो आसान है, अगर 2 लाइन करें तो x इंटू यह है x -1 x -4, तो ये होगा x स्क्वायर -5x प्लस 4, यही बनेगा जी, खोल दो, तो x³ -5x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। अब रख दो x की जगह a, मतलब b मैट्रिक्स है ना, तो b³ -5b स्क्वायर प्लस 4b, देखिए कौन सा ऑप्शन है, b³ -5b स्क्वायर प्लस 4b, तो a सही है ना, तो इस तरह से आसान है। तो आइगन वैल्यू निकाल दिया तो हो गया तो उससे आ जाएगा। यहां देखिए, सो इसमें जो कह रहा है कि AB 2n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है, B इन्वर्टिबल है और दोनों n क्रॉस n की है, तो इन्वर्टिबल होने का मतलब है कि B फुल रैंक मैट्रिक्स है ना, तो आपको पता होगा फुल रैंक मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट वाले में इफेक्ट नहीं करता रैंक को, तो रैंक ऑफ BA रैंक ऑफ A के इक्वल होगा, है ना, इवन रैंक ऑफ AB भी इतना ही होगा, तो रैंक ऑफ AB BA रैंक A के इक्वल होगा क्योंकि B का रैंक फुल है, तो इफेक्ट, ये थ्योरम है सिंपल, मतलब ये थ्योरम ही है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, थ्योरम है। दूसरा वाला भी थ्योरम है एक्चुअली, सो AB n क्रॉस n मैट्रिक्स, है ना, ये लोग थ्योरम्स को स्टेटमेंट बना दिए, अब ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं, ये है, क्योंकि आप प्रूव करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम्पल लेके आप करोगे तो कोई काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा नहीं क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट है, इस तरह से। A0 मैट्रिक्स भी हो सकता है, देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि AB n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स, a स्क्वायर एक्स b हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी b, अगर आप a 0 ले लेंगे तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा, और बोला है b कुछ भी लो सॉल्यूशन मिलेगा ही, तो अगर मैं b नॉन जीरो ले लूँ और a 0 ले लिया तो 0 बराबर नॉन जीरो, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब नो सॉल्यूशन आ गया, तो स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, तो a 0 नहीं हो सकता। अब समझिए वैसे ही था जैसे फॉर ऑल होता है ना, इसका क्या मतलब है समझिए, a स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी b, मतलब आप b कुछ भी चूज करो सॉल्यूशन होगा ही हमेशा, ये गारंटी है, मैंने रैंक ऑफ ए स्क्वायर एन ही होगा, n होना पड़ेगा। हाँ, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि इसमें ये है ना, क्वेश्चन ये है कि यू चूज एनी b इट मस्ट हैव अ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये हो गया कि b मस्ट बी कॉलम स्पेस ऑफ a, और एवरी RQ, मतलब RQ का एक भी हर वेक्टर मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन तब हो सकता है जब तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे, वरना अगर रैंक 2 हो गया, मान लो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, यहाँ n की बात 3 n क्रॉस n ना, तो मतलब रैंक n होगा, मतलब ईच कॉलम इंडिपेंडेंट होगा, तभी वो Rn के हर वेक्टर को जनरेट कर पाएगा। x क्या है यहाँ पे, b Rn में है, और x तो करस्पॉन्डिंग आ जाएगा ना, क्या आएगा, a तो हमारे पास n क्रॉस n ही रहेगा, x क्या लोगे, ताकि b कहाँ से आ रहा है, n से आ रहा है ना, तो n है, तो a का क्या लोगे आप, मतलब a इज n क्रॉस 1 ना, a इज n, इसका ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा, n क्रॉस 1 ही लेना पड़ेगा ना हमें, हाँ, तो इसका मतलब है कह रहा है कि यू चूज एनी वेक्टर b, दिस सिस्टम मस्ट हैव अ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि b is in the linear combination of columns of matrix A square
एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर जनरेट एनी वेक्टर इन आर एन, मीन्स ए स्क्वायर का रैंक एन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर रैंक n माइनस वन हुआ ना तो बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे मिलेंगे मुझे आर एन में जो जनरेट नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि डायमेंशन तो n माइनस वन हो जाएगा, रैंक n माइनस वन हो जाएगा ना, तो जो स्पेस का डायमेंशन तो n माइनस वन हो जाएगा, तो n डायमेंशन वाला वेक्टर जनरेट ही नहीं कर पाएगा वो, तो फिर नो सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएगा उस केस में। तो हर वेक्टर के लिए सॉल्यूशन तभी होगा जब ए स्क्वायर के रैंक को n होना पड़ेगा, मतलब ए स्क्वायर के ईच कॉलम को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तभी जाके वो, क्योंकि n कॉलम्स हैं, तभी जाके वो n डायमेंशनल वेक्टर किसी के लिए, उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि ए स्क्वायर का रैंक n हो गया, तो अब आप b कुछ भी चूज करो इसके रैंक पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना है ना। अब मैं कह रहा हूं मान लो ए स्क्वायर का रैंक n माइनस वन है, तो एक ऐसा b मुझे जरूर मिल जाएगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक n हो जाएगा, तो यहाँ n माइनस वन, यहाँ n, तो नो सॉल्यूशन, तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा गिवन कंडीशन को, तो उसके लिए ए स्क्वायर के रैंक को n होना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर के रैंक को n होना पड़ेगा, तो मतलब ए स्क्वायर में ईच कॉलम इंडिपेंडेंट है, तो इसका क्या मतलब है कि ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, यहां से ये पता चलता है, और तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा क्योंकि ये हो गया, और डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन जीरो होगा तो रैंक ए को भी n होना पड़ेगा, और रैंक ए को n होना पड़ेगा, तो फिर से b कुछ भी ले लो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक में चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि ए का रैंक फुल रैंक है, तो ए ऑगमेंटेड बी, यू चूज एनी बी, इट विल हैव द सेम रैंक लाइक ए, तो इट विल ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन, तो इसीलिए ax इज इक्वल टू b विल ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन। ये है, तो b आप कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज है। तो देन डायरेक्टली एक प्रूफ हो गया है ना, ये जो लिखा मैंने एक प्रूफ टाइप का हो गया ये इस तरह, हालांकि ये भी थ्योरम ही है, सो दोनों थ्योरम ही है ठीक है। ये सिंपल रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन पे है, जिन लोगों को रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन आता है, ये आपसे पूछ रहा है कि x और y में से कौन सा रैंडम वेरिएबल है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कंसीडर प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा जी पी, ओमेगा इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जी इज द सिग्मा फील्ड, पी इज द प्रोबेबिलिटी मेजर, सैंपल स्पेस 0 से 2 का क्लोज इंटरवल है, ये एक सिग्मा फील्ड दिया है, तो एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड आर इवेंट्स, ठीक है ना, तो यू हैव 4 इवेंट्स ओनली। अब x and y be the two function on omega such that तो होगा क्या है ना, ये एक्चुअली पार्ट ऑफ वो नहीं है, जैसे हम क्या लिखते हैं, x रैंडम वेरिएबल कब होता है, हम लिखते हैं x इज अ रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ, वो लिखता था ना मैं, x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x, इसका मतलब था दोज आउटकम इन सैंपल स्पेस फॉर विच कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, दिस मस्ट बी इन सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल का, x एक फंक्शन है ओमेगा से R में, ठीक है। सो अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू R इज अ रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ दिस क्वांटिटी मस्ट बी इन सिग्मा फील्ड। अब होगा क्या, यहां से जब जनरेट करोगे x की दो वैल्यू है 1 और 2, तो x की दो वैल्यू है 1 और 2, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 टू इन्फिनिटी इस तरह से है, और यहाँ पे वैल्यू 2 3 है, लेकिन जब इन्वर्स इमेज लेंगे ना तो इसका इन्वर्स इमेज ये बन के आएगा, और ये सिग्मा फील्ड में है क्या, नहीं है ना, इनमें से कोई इन्वर्स इमेज अगर कोई भी एक इन्वर्स इमेज आएगा तो ये तो सिग्मा फील्ड में है ही नहीं, तो ये रैंडम वेरिएबल तो नहीं होगा, और इसका इन्वर्स इमेज इनमें से बन के आएगा तो वो तो सिग्मा फील्ड में है, तो मतलब ये रैंडम वेरिएबल होगा, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ मैं फुल अगर लिख के दिखाऊं आपको प्रॉपर ये वाला सेट क्या है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x, आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, जो वहाँ बनाए थे इंटरवल, 3 केस हो सकता है, x लेस देन 1, x बिटवीन 1 एंड 2, x मोर देन इक्वल टू 2। तो x जब लेस देन 1 है तो मान लो x को मैंने 0 ले लिया एग्जाम्पल के लिए, स्मॉल x को, स्मॉल x इज ए फिक्स्ड रियल नंबर, तो 0 ले लिया, तो कैपिटल X लेस देन 0, तो ऐसा कोई है, यहाँ तो दो ही वैल्यू है x की, या तो 1 या 2, तो 0 तो है नहीं, तो ये आएगा एम्प्टी सेट, ठीक। जब आपने कोई x चूज किया 1 और 2 के बीच, आर्बिट्री नंबर कोई भी 1.5 ले लो, तो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 1.5, तो कैपिटल X की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 1 वाली, 1 लेस देन 1.5, तो 1 आएगी, तो 1 के लिए इन्वर्स इमेज क्या है, व्हाट आर द ओमेगा दैट एट विच x इज इक्वल टू 1,
तो x1 है उस ओमेगा पे, तो ये इंटरवल आएगा 0,1 एंड x मोर देन इक्वल टू, यू चूज एनी फिक्स x मोर देन 2, मान लो 3 ले लो, तो x लेस देन 3, ये 3 हो गया, तो दोनों वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो व्हाट आर द ओमेगा दैट गिव्स x इज इक्वल टू 1 और 2, सो पूरा इसका यूनियन आ जाएगा इन दोनों का। तो यूनियन क्या है, सैंपल स्पेस ही हो जाएगा, है ना, 0 से 1, 1 से 2 यूनियन लेंगे तो पूरा ओमेगा आ गया, ये हो गया। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत तो ये रैंडम वेरिएबल है, और ये जो तीनों सेट फाई दिस एंड दिस ऑल 3 आर अवेलेबल हेयर एंड दैट्स व्हाई x इज अ रैंडम वेरिएबल, इसलिए दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अपनी मर्जी से आप x कुछ भी चूज कर लो, ये सेट जो भी आएगी वो सिग्मा फील्ड का मेंबर होगा, मतलब इवेंट होगी, दिस मस्ट बी एन इवेंट, तो ये इवेंट होने चाहिए, तो इवेंट तो है। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे कहाँ दिक्कत आएगी, तो जब मैं y इनवर्स ये लिखूंगा ना, तो यहाँ पे ये वाला सेट आ जाएगा 0 to 1.5, और 0 to 1.5 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब कि वो दैट डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, दैट इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। तो x रैंडम वेरिएबल है, y रैंडम वेरिएबल नहीं है ना, x इज अ रैंडम वेरिएबल, y इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, x रैंडम वेरिएबल होगा, y नहीं होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। सैंपल स्पेस को हम लोग टपल में क्यों डिनोट करते हैं, एस कॉमा सिग्मा फील्ड एफ? जी ये मेजर थ्योरी का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है वो एक्चुअली, जैसे जब सिग्मा फील्ड नहीं दिया होता है तो ओमेगा अकेला सैंपल स्पेस है, ठीक, और जब सिग्मा फील्ड गिवन है तो ओमेगा कॉमा सिग्मा फील्ड यहाँ ये है, तो ये सैंपल स्पेस है, ठीक है, और उस केस में ओमेगा जी और पी इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस, ये डेफिनेशन है। तो जब नॉन ट्रिवियल सिग्मा फील्ड होगा तो ओमेगा विथ दिस सेट इज अ सैंपल स्पेस, बिकॉज जो सिग्मा फील्ड का मेंबर्स है ना दैट आर ओनली इवेंट्स, नॉट ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा आर इवेंट। ओमेगा का हर सबसेट इवेंट नहीं होता, अगर आपको नॉन ट्रिवियल सिग्मा फील्ड दिया हुआ है तो ओनली एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा फील्ड आर इवेंट्स, तो इसीलिए यहां पे इसके साथ लिखा जाता है, क्योंकि ये ओमेगा है और जी में वो सबसेट लिखे होंगे, जी क्या है, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा दैट सेटिस्फाई फ्यू कंडीशंस, जो डेफिनेशन आप जानते हैं। तो जी इसलिए लिखते हैं क्योंकि जी इज नॉन ट्रिवियल, तो जी के जो एलिमेंट्स होंगे वही इवेंट्स होंगे, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी स्पेस में इसके साथ उन्हीं की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं, बाकी की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे, ये है, तो इसलिए जी गिवन होता है साथ में। सर लेकिन हम ये भी कहते हैं कि सैंपल स्पेस वही होता है जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जैसे कि डाई है तो 1 2 3 से 6 तक वही बोल दिया सैंपल स्पेस है। नहीं वो तब बोलते हैं जब सिग्मा फील्ड नहीं दिया हुआ है, वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम बच्चे थे अभी तक आपने हो सकता है जब तक सिग्मा फील्ड का नाम नहीं सुना था तब तक सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम सिग्मा फील्ड था, लेकिन जब सिग्मा फील्ड अगर गिवन है तो ओमेगा के साथ सिग्मा फील्ड वो जो ऑर्डर पेयर है वो सैंपल स्पेस है, अब ये चीज है। बिकॉज जब ओमेगा को आप सिग्मा फील्ड जब बोलते हैं ना, अकेला आप बोलते हैं कि ओमेगा इज अ सिग्मा फील्ड, तो इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो जी है वो पावर सेट है ओमेगा का, पावर सेट ऑफ ओमेगा, इस तरह से कि पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। फिर आप ये मानते हैं कि सिग्मा फील्ड में ओमेगा के सारे सबसेट्स अवेलेबल है, तब हम बोलते हैं कि ऑल सबसेट ऑफ जी ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा आर इवेंट्स, यही पढ़ते हैं ना बचपन शुरू में। अब ऐसा नहीं होता, अगर सिग्मा फील्ड में 2 ही एलिमेंट है ना, जैसे यहाँ पे सिर्फ 4 ही इवेंट है आपके पास, इसके पास कितने सबसेट अवेलेबल है, अनकाउंटेबली मेनी, लेकिन सिर्फ देयर आर ओनली 4 इवेंट्स, यहाँ पे सिर्फ 4 ही इवेंट है, 5वां इवेंट नहीं है, सो ओनली 4 इवेंट्स यू हैव, सो इसलिए जी के साथ सिग्मा फील्ड बनेगा, ठीक है ना। नॉट ऑल सबसेट्स आर इवेंट, जब आप बोलते हैं ओमेगा सिग्मा फील्ड आप मानते हैं पावर सेट है, और जहां सिग्मा फील्ड की जिक्र नहीं है वहां पे पावर सेट है, और अगर यहाँ पे इसी जी की वजह ये नहीं होता, अगर ये होता दोनों रैंडम वेरिएबल होता, फिर अगर जी ये ना देके बोलता कि पावर सेट है ओमेगा का, तब बताओ एक्स वाई में कौन रैंडम है, दोनों रैंडम वेरिएबल है, देन एक्स एंड वाई वो था रैंडम वेरिएबल, ये चीज है। सर वहाँ पे वो सैंपल स्पेस मेजरेबल स्पेस आपने लिखा ना? हाँ एग्जैक्टली। ये थोड़ा सा मेजर थ्योरी उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो अ मेजर, तो इसीलिए मेजरेबल स्पेस। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते। देखो इसमें कुछ नहीं है कि जैसे आपसे पूछ रहा है कि फाई डिनोट द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, दैट वी नो, नोटेशन है। तो हमें बस ये पता है कि फाई ऑफ 0 हाफ होगी, है ना, फाई ऑफ प्लस इन्फिनिटी 1 आएगी,
फाई ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 आएगी, और बीच की वैल्यू टेबल से हम लोग जानते हैं, जो टेबल होता है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जो क्वेश्चन में दिया होता है, जरूरत पड़ती है तो। सो अभी के लिए पूछ क्या रहा है आपसे, देखिए पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू -1, तो ये एक्चुअली हमने लिखा है, इसका मतलब दिस इज CDF एट -1। तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, यू विल चूज दिस और यू विल चूज दिस, एक डिसाइड, उसके लिए डिसाइड होगा कि नंबर क्या है। तो अगर x इस वाले इंटरवल में है तो ये चूज करोगे, इस वाले इंटरवल में है तो ये चूज करोगे। तो यहाँ क्या है, -1 कहाँ है, -1 लोअर्स में है, तो ये चूज करेंगे, तो ये आएगा फाई ऑफ -1 + 1, हाफ आ गया, तो ये हाफ है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, सिंगल करेक्ट है। अगर मैं ये लिखता x बराबर -1, तो x बराबर -1 हाफ कैसे पता चलेगा आपको, तो इसको हमने बताया था पहले आपको कि हम लोग से लिख सकते हैं CDF एट -1 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ -1, ऐसा लिखा था ना, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट यूजिंग CDF, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो क्वांटिटी है तो वही आएगी हाफ, जो पहले आ चुकी है, माइनस है ना, ये तो वही है। अब ये -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट इधर है, तो इसमें -1 रखेंगे, तो ये आएगा फाई ऑफ -1, और फाई ऑफ -1 कोई नॉन जीरो नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन हाफ आएगी, क्योंकि दिस इज अ नॉन जीरो नंबर। ये 0 पॉइंट, मान लो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.2 या 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ नंबर आएगा, तो ये कोई नंबर, अच्छा प्रोबेबिलिटी है ना ये, तो कोई ना कोई 0 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ, तो ये दिस माइनस दिस, हाफ से तो कम ही होगा, तो हाफ तो नहीं हो सकता ना, तो ये फॉल्स है। ऐसे यहाँ देख लो अब, अच्छा मैंने यही क्वांटिटी निकाला है अभी, ये जो सेकंड टर्म है वो यही है, ये जो इसी को मैं नोटेशन में लिखता हूँ CDF एट -1 लेफ्ट हैंड लिमिट इसका, और अभी मैं बताया ये क्या है, तो इसको कहाँ पुट करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर लाई करती है, तो ये आ जाएगा फाई ऑफ -1 विच इज़ नॉट हाफ, क्योंकि फाई तो फाई ऑफ 0 हाफ होता है, ये लेस देन हाफ होगा, तो हाफ तो नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ए सही है, BC गलत है, D देखिए क्या है, C दिख रहा आप लोगों को, मतलब C ये था फाई ऑफ -1, जिसको CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ -1, तो वो तो हाफ से कम फाई ऑफ -1 आएगा। और ये देखिए ये क्या है, दिस इज, इसको लिखेंगे हम CDF एट 0। अब दो पार्ट था, तो x लेस देन जो -1 वाला था उसमें आएगा, तो ये क्या बनेगा, एक मिनट देखो किस में आएगा, ये तो फाई F0 है ना, 0 किधर है, इधर है या इधर है, नीचे वाले में है ना 0, तो x लेस देन -1 और x मोर देन -1, 0 इज मोर देन -1, इसमें पुट करना होगा। सर वो फाई ऑफ x + 1 कैसे लिखा है, वो नहीं समझ में आ रहा। फाई ऑफ x + 1 वहाँ पे 1 माइनस फाई ऑफ -1 होना चाहिए ना, कहाँ पे, फाई ऑफ x + 1 जो है, हाँ तो वहाँ तो 1 माइनस फाई ऑफ -1 होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए ऐसा, हमें उस क्वेश्चन पे थोड़ी डाउट करना, हमें सॉल्यूशन देखना है, वो क्यों लगता है आपको वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि वो रैंडम वेरिएबल पता ही नहीं आपको जिसका CDF दिया हुआ है, वो तो आपको गिवन है ये CDF है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे 1 माइनस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किस लॉजिक से। अच्छा वो कोई भी रैंडम है, मतलब कोई भी वेरिएबल है उसका कोई CDF होने के लिए क्या कंडीशन है, प्लस इन्फिनिटी पे 1 होगा, माइनस इन्फिनिटी पे 0। हाँ ठीक है, प्लस इन्फिनिटी पे 1 होगा, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होगा, राइट कॉन्टिन्यूअस होगा, नॉन डिक्रीजिंग होगा। अब मुझे बताइए इन चारों में से कौन सी कंडीशन ये फेल कर रही है, आप मुझे सोच के बताइए, कोई फेल नहीं करेगी वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस इन्फिनिटी पे 1 आंसर देगा आपको, माइनस इन्फिनिटी पे 0 देगा, राइट कॉन्टिन्यूअस होगा, नॉन डिक्रीजिंग होगा, चेक कीजिए। और F0 निकाल रहा है, 0 कहाँ है, 0 इस इंटरवल में है, तो यहाँ रखेंगे तो फाई ऑफ 1 आ जाएगा, फाई ऑफ 1 इज नॉट हाफ, फाई 0 इज हाफ, फाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, CDF है ना, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो CDF होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है सपोर्ट पे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो होता ही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होता है अपने सपोर्ट पे, तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि नॉर्मल का सपोर्ट तो पूरा R है, तो पूरे R पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ऐसा तो होगा नहीं फाई 1 हाफ हो जाएगा, ठीक है। और ये सही है, आप चेक कीजिए ना, उसमें गलत नहीं होगा, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब प्रूव करना पड़ेगा आपको, इस पे आइए। तो ये जो कह रहा है कि x बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, सॉरी नॉट कंटिन्यूअस, x इज अ रैंडम वेरिएबल विथ PDF है ना, तो आपको PDF दे रखा है,
लैम्डा एक्स एक्स की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो ये समझ आता है कि आप कुछ नया मान लेंगे, मान लो वाई मान लेते हैं, लैम्डा नहीं एक्स की पावर अल्फा को, राइट, एक्स की पावर अल्फा को अगर आप मान लेते हैं वाई, तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि ये ई की पावर माइनस वाई, ये डेरिवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना आप लोगों को, एफ वाई ऑफ वाई बराबर एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये अगर लगाएंगे तो यहाँ से बन के आएगा लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा वाई। तो कहने का ये मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो वाई आ जाएगा एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्डा। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। तो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्डा। अब पूछ क्या रहा है, एक्स का मीडियन 1 है, या वो क्या बोल रहा है, एक्स का मीडियन 1 है। तो इसका मतलब है, डेफिनेशन जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस ही तो है ये, तो सी डी एफ ऑफ एक्स एट 1 इज हाफ, ये आपको दे रखा है। तो सी डी एफ निकाल लीजिए, आसान है इसका। अगर सी डी एफ निकालते हैं हम एक्स का, तो 1 माइनस कर देंगे ना, बताइए जी। तो मैं y तो यूज़ नहीं करूंगा अभी, है ना, क्योंकि हमें x के बारे में बोल रखा है। तो मैं ना इस ये करने के बजाय, इसको करने के बजाय, इसका यूज़ नहीं है जो मैंने किया उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हमें चाहिए सी डी एफ ऑफ x। बताइए कोई x का सी डी एफ क्या आएगा, इसको 0 से x में इंटीग्रेट कर दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो आई थिंक यही आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स की पावर अल्फा। देख लीजिए, इस फंक्शन को 0 से x, उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो ट्रांसफॉर्म किया यहाँ पे। तो हमें CDF की जरूरत है। तो हमें बता रखा है पहले कि ये है, दूसरा थर्ड क्वांटाइल 2 है। तो थर्ड क्वांटाइल 2 है, इसका मतलब CDF की वैल्यू 2 पे आएगी 3/4। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशंस दिया है और इसमें 2 अननोन्स है। क्या क्या है, अल्फा एंड लैम्डा, उसको सॉल्व कीजिए। सो 2 इक्वेशंस 2 अननोन सॉल्व करके यू फाइंड अल्फा, यू फाइंड लैम्डा। बस इतना ही करना है, CDF निकालना है। CDF में x को 1 रखना है, हाफ के इक्वल आ जाएगा क्योंकि मीडियन है, मीडियन सेकेंड क्वांटाइल होता है इसलिए 1/2 लिखा है ना। क्वांटाइल में क्या होता है, P 0 रखोगे 0th क्वांटाइल, P 1/4 फर्स्ट क्वांटाइल, P 1/2 सेकेंड क्वांटाइल, P 3/4 थर्ड क्वांटाइल, P 1 रखोगे फोर्थ क्वांटाइल, या क्वार्टाइल एक्चुअली, है ना, नॉट क्वांटाइल, क्वार्टाइल लिख सकते हैं। तो क्योंकि क्वांटाइल एक कॉन्टिन्यूअस कॉन्सेप्ट है, P कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 and 1, क्वांटाइल। और क्वार्टाइल एक डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि 4 पार्ट में ब्रेक कर रहा है ना क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल के लिए P की यही पॉसिबल चॉइसेस है क्वार्टाइल के लिए। क्वांटाइल के लिए P कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 and 1। तो 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन से सॉल्व कर लीजिए, इससे आ जाएगा। ठीक है, CDF निकालिए, सॉल्व कीजिए इसको। ये बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट है ना, कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि, तो कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन था ना, अभी गेट 2024 में एक क्वेश्चन था ना कि ई ऑफ एक्स गिवन एक्स डज नॉट बिलोंग टू सम सेट। तो हमने इसका डेफिनेशन लिखा था, सेम ही है। ये क्या है, इसको मैं लिखूंगा ई ऑफ जी एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू सम सेट, सही है। तो इसका क्या फॉर्मूला लिखा था वहां हमने कि समेसन, अगर डिस्क्रीट है तो समेसन जी एक्स इंटू पी एम एफ और x बिलोंग्स टू a अपॉन प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू a, यही लगाना है इसमें आपको। और यहाँ भी वैसे ही लिखा था। तो जो इसका फॉर्मूला जो उस दिन लिखा था हमने, वैसे ही उसी अप्रोच पे है, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो सिंपल आप ये कीजिए, x बिलोंग्स टू a, x मोर देन 0 है। इसका सपोर्ट क्या है, पॉइसन का सपोर्ट होता है 0 1 2 3। तो यहाँ 0 को बस इग्नोर करना है क्योंकि उसने बोला x स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है। तो यहाँ समेसन हमें 1 से स्टार्ट करना है, 1 से इन्फिनिटी में समेसन करना है, आसान है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए। तो यहाँ पे होगा क्या, ये 1/x + 1 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी x फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0, क्योंकि ये ना x स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है। तो 0 से छूट रहा है खाली, बाकी तो सब है ही। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0। अब ये सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा ना। तो इस समेशन को सिंप्लीफाई कीजिए, इसको और इसको साथ लाके x + 1 फैक्टोरियल बनाओ, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो, वापस PMF यूज होगा, हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल लगे तो लैम्डा फिक्स कर दो कुछ, उसके बाद कर सकते हो आप। ठीक है, जो सर नीचे गिवन कंडीशन लिखे हैं x बिलोंग्स टू a, जी उसी पे सम होगा सर जो ऊपर है, ये ना, जो हाँ जो क्वेश्चन में अगर जो गिवन दिया रहेगा उसी पे सम होगा, हाँ हाँ, जो एक्सपेक्टेशन। जो बट जो प्रीवियस क्वेश्चन जो था 2024 में, उसको तो फिर नहीं, जो x नॉट इक्वल्स टू 15 था। हाँ, तो हमने वैसा किया था ना, हमने वहाँ ऐसा किया था कि x इंटू PMF
x डज नॉट बिलोंग टू a अपॉन प्रोबेबिलिटी x डज नॉट बिलोंग टू a, जो रहेगा वही करना है। अगर यहाँ x बिलोंग्स टू है तो बिलोंग्स टू लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू। ओके जैसे वहां बिलोंग्स टू वाला है तो बिलोंग्स टू में वो लिखा है, यहाँ डज नॉट बिलोंग टू ये है। अगर यही gx कर दो आप तो यहाँ gx कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेम रहेगा सब कुछ। सपोर्ट वही गिवन वाला रहेगा। हाँ सपोर्ट में ही चूज करना है। ए जो है ना, मतलब ये तो हमें देखना है कि, तो ये तो जैसे अब इसको हम डिनोमिनेटर को तो हम लिख देंगे 1 माइनस पी एक्स बिलोंग्स टू ए, ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू है तो हम शुरू में मान लेंगे एक्स बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस और माइनस कर देंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यही आ गया ना, ये चीज है। पूरा सैंपल स्पेस में ए पे करेंगे कैलकुलेशन, तो ऐसा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन कीजिए थोड़े से, बस कैलकुलेशन है, सीरीज का सम निकालना है आपको। नहीं होता है नेक्स्ट क्लास में पूछ भी सकते हैं डाउट, आप ट्राई करके आइए फिर पूछिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो x हैज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो पीएमएफ है, ये गामा दिख रहा है, तो x हैज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फा एंड लैम्बडा, है ना, तो बीटा की जगह लैम्बडा है। तो पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, सिंगल करेक्ट होगा जो नॉट ट्रू होगा, बाकी ट्रू स्टेटमेंट होगा, मतलब एक ही स्टेटमेंट होगा जो ट्रू नहीं होगा, ये है। तो EX एग्जिस्ट फॉर ऑल अल्फा मोर देन 0, गामा मोर देन 0, सॉरी लैम्बडा मोर देन 0, अल्फा एंड लैम्बडा। तो क्या आता है इसका EX, तो जो हम निकालते हैं हम लोग, सो इस वाले पीडीएफ में आता है कितना, अल्फा अपॉन लैम्बडा। देखो ये पीडीएफ में मीन अल्फा अपॉन लैम्बडा है, जैसे पिछले पेपर में कन्फ्यूजन हुआ था ना, ये है वेरिएंस, इस वाले का होगा अल्फा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। इसका जो MGF होगा इस वाले पीडीएफ का कितना आएगा जी, कोई बताइए जिनको समझ आ रहा है। 1 माइनस लैम्बडा टी की पावर माइनस अल्फा या 1 माइनस टी बाई लैम्बडा की पावर माइनस अल्फा। 1 माइनस लैम्बडा टी की पावर माइनस अल्फा, उल्टा वाला होगा, चेक कीजिए, 1 माइनस टी बाई लैम्बडा इसकी पावर माइनस अल्फा, बाकी लोग चेक कीजिए। ठीक है ना, तो यही कंफ्यूजन होता है कि एग्जाम में आपको पता है लेकिन फिर भी आप गलत करेंगे। उसकी वजह ही आप एक्सपोनेंशियल के साथ देख सकते हैं, बेटर रहेगा। एक्सपोनेंशियल इसी का स्पेशल केस है, अल्फा को जब 1 रखेंगे आप तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, ये बनेगा। अब बताइए इसका MGF क्या होता है, अगर ये x का PDF है, दिस इज PDF ऑफ x, तो मुझे बताइए इस केस में आपको क्या याद है MGF इसका एक्सपोनेंशियल का, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप। 1 माइनस टी पर लैम्बडा माइनस 1, है ना, हाँ, या कुछ बुक में लिखता है लैम्बडा अपॉन लैम्बडा माइनस टी, रहता है ना, ये वही तो है कि 1 माइनस टी अपॉन लैम्बडा की पावर माइनस 1, तो आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अगर अल्फा को 1 रखूंगा तो यही मिलेगा, तो हमने यहाँ भी अल्फा को 1 रखा है तो ये आया है, और यहाँ भी अल्फा को 1 रखूंगा यही आएगा, तो ऐसा लिखा रहता है, मतलब ये है 1 माइनस टी बाई लैम्बडा की पावर माइनस 1, वो चीज़ है ना। ये अगर यही लैम्बडा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में होता तो यहाँ फिर अल्फा लैम्बडा स्क्वायर, फिर यहाँ टी लैम्बडा होता, उस तरह से। एनीवे हम पॉइंट पे आते हैं। तो ये एग्जिस्ट करता है ना फॉर ऑल पॉजिटिव के लिए, तो ट्रू स्टेटमेंट लग रहा है, पहला तो ऐसे इजीली ट्रू है, हमें फॉल्स चुनना है, ठीक है ना, हमें चुनना है कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहला तो ओके है, मीन तो पॉजिटिव के लिए एग्जिस्ट करेगी हमेशा। वेरिएंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ट्रू लग रहा है, ठीक है ना, ट्रू स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बस, हमें नॉट ट्रू चुनना है। अब E ऑफ 1/x यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि 1/x हो गया ना, तो ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ रेस्ट्रिक्शन आएगा, या तो अल्फा मोर देन 1 आता है या लैम्बडा मोर देन 1 आता है, कुछ ऐसा आता है ना, अल्फा मोर देन 1 आएगा शायद, हाँ, क्योंकि एक x यहाँ बैलेंस कर देगा, क्योंकि एक x 1/x रहेगा तो x की पावर अल्फा माइनस 2 हो जाएगा, अब x की पावर तो गामा अल्फा माइनस 1 बनेगा, तो यहाँ कुछ ऐसा बनेगा गामा, जब ये कैलकुलेट कर रहे होंगे ना हम लोग तो उसमें ये टर्म आएगी, और गामा डिफाइंड जो है, ये जो हम लिखते हैं गामा अल्फा, दिस इज डिफाइंड फॉर अल्फा मोर देन 0, सिर्फ उसके लिए डिफाइंड है, तो ये वाली चीज डिफाइंड होगी अल्फा माइनस 1 मोर देन 0, तो अल्फा मोर देन 0, तो ये क्वांटिटी जब आप EX निकाल रहे होंगे तो उसका आंसर इसके टर्म में आएगा, और इसके टर्म में आएगा तो ये तो तभी डिफाइंड होगा जब जो इनसाइड वैल्यू है, जो डोमेन है अल्फा माइनस 1, दैट हैज टू बी पॉजिटिव, तो अल्फा माइनस 1 पॉजिटिव तभी होगा जब अल्फा मोर देन 1 होगा, तो उसके लिए तो ये कह रहा है एग्जिस्ट करेगा, तो यही फॉल्स है, और यही ट्रू स्टेट ऑप्शन है हमारे लिए। फॉल्स स्टेटमेंट है
जो कि ट्रू ऑप्शन है हमारे लिए, ठीक है ना। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा फिर, है ना। अब कह रहा है कि ई ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल अल्फा मोर देन 0 लैम्डा मोर देन 0। तो एक तो एग्जाम में इतना आपको टेंशन नहीं लगे, क्योंकि एक आपने अगर सिंगल करेक्ट है, क्योंकि बता रखा है कि 11 से 35 तक 1 मार्क्स का है, और जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो एमसीक्यू ही है, एमएसक्यू 2 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में फिर दोनों टाइप के होंगे, मल्टीपल करेक्ट वाले 2 मार्क्स के ही होंगे तो सिंगल मार्क्स वाले एमसीक्यू ही होंगे बस। तो मतलब सिंगल करेक्ट ही है, तो अगर आपको ये फॉल्स मिल गया आगे बढ़ सकते हैं। अभी के लिए हम सोच सकते हैं कि ये क्यों ट्रू है, एग्जाम में इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं। अगर आप श्योर है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी कुछ अल्फा के लिए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हो गया, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो। अभी आप सोच सकते हो, घर पे आगे सोच सकते हो क्या ऐसा है, देखते हैं चलिए। तो इसको डी ऑप्शन जो है कि क्या है, बोल रहा है कि ई ऑफ 1 प्लस एक्स एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल। तो इसका मतलब ये वाला है ना, क्योंकि ये ट्रू था फॉल्स है, ये ट्रू ही होगा क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो 2 करेक्ट तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब ये था फॉल्स ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगी। तो हाउ विल यू जस्टिफाई, तो वैसे ही देखते हैं। तो एक्सपेंशन खोल के सोच सकते हैं क्या? आ जाएगा उससे कुछ मतलब ये कुछ वैसा इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप का आएगा, तो आप समहाउ दिखा दो कि एग्जिस्टेंस इसका ये है कि ln है या log e। हम लोग को पता ही है इसमें एक्सपेक्टेशन x के पावर r एग्जिस्ट ही करेगा। हाँ, तो यहाँ पे प्लस x ऐसा ही है। एक्सपेंशन भी खोल सकते हैं एग्जैक्टली। अब इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो क्या आएगा, तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन भी तो लिख सकते हैं, तो उसमें x की पावर ऑल मोमेंट तो एग्जिस्ट करती है गामा में, है ना। तो इसका अगर एक्सपेंशन खोलेंगे तो ये क्या बनेगा बताइए, कोई log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4। ठीक है, ये चलता रहेगा। अब इसको खोल दीजिए, तो सारे टर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है ना। ई एक्स स्क्वायर बाई 2 ई एक्स क्यूब, और यहाँ जैसे इन्होंने बताया था कि दिस एग्जिस्ट फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये सबके लिए एग्जिस्ट करता है ना। फॉर ऑल अल्फा मोर देन 0 बीटा मोर देन 0, तो ये एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इसकी वजह से सबका मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो दिस विल एग्जिस्ट फॉर ऑल दिस, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। यहाँ रेस्ट्रिक्शन आया 1/x होने की वजह से, तो उससे दिक्कत क्या हो गया, पावर अल्फा माइनस 2 हो गया, तो गामा वो हो गया। जब आप EX निकाल रहे होंगे तो उसमें से गामा अल्फा टाइप का ही बनेगा, EX स्क्वायर निकालेंगे तो ये गामा अल्फा प्लस 1 बन जाएगा। तो इनफैक्ट ये अल्फा प्लस 1 पॉजिटिव है -1 से ज़्यादा के लिए, तो 0 ज़्यादा के लिए तो पॉजिटिव होगा ही, है ना। अगर -1 से इन्फिनिटी के लिए डिफाइंड है तो 0 से इन्फिनिटी के लिए डिफाइंड होगा। इसमें हो सकता है आपका कि गामा आंसर जो आए वो गामा x प्लस अल्फा प्लस 2 के टर्म में आए, तो गामा अल्फा प्लस 2 इज डिफाइंड फॉर अल्फा मोर देन -2, तो पॉजिटिव के लिए तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि -2 से आएगा, इसीलिए तो ईच टर्म विल एग्जिस्ट। तो इससे क्या होगा कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसलिए फॉल्स ऑप्शन है, ठीक है। तो उससे आ जाएगा, नहीं तो वैसे खोल सकते हैं। 19 जो है कि XY हैव ज्वाइंट PDF दे रखा है, आसान है ना, कि ज्वाइंट दे रखा है, तो आपको क्या चाहिए, कंडीशनल। तो कंडीशनल में मुझे क्या क्या चाहिए होता है, ज्वाइंट और मार्जिनल, है ना। तो हमें चाहिए यहाँ पे, इसके लिए चाहिए होगा पहले तो f ऑफ x गिवन y चाहिए होगा, पहले ये निकाल लो, बाद में y नॉट रखेंगे, y नॉट ही ढूंढना है हमें। तो x गिवन y, तो ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, ज्वाइंट अपॉन मार्जिनल ऑफ y, ये है। तो पहले ज्वाइंट तो पता ही है, मार्जिनल निकाल लेंगे, है ना। तो मार्जिनल ऑफ y x का, नहीं एक मिनट, y का चाहिए था ना, मार्जिनल ऑफ y, तो y का मार्जिनल निकाल लेंगे। तो इसको 8xy को हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, x का लिमिट है 0 से y, ठीक। तो y बाहर, 2x का x स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है ऐसा आ जाएगा 4y क्यूब, है ना, और y की वैल्यू फिर 0 से 1, तो ये मार्जिनल आ गया y का। तो जो y का मार्जिनल है 4y क्यूब, y बिटवीन 0 एंड 1, ये मार्जिनल ज्वाइंट पहले से पता है, तो कंडीशनल यहाँ से आ जाएगा। अब आपको ये बोला है एक्सपेक्टेशन, है ना, ओके। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो डेफिनेशन जानते ही हम लोग, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू y,
या तो एक्स गिवन वाई निकालना पड़ेगा ना. सो एफ ऑफ एक्स गिवन वाई. 3/4 आ जाएगा. अच्छा ओके. सो यहाँ से 8xy अपॉन 4y³. अब यहाँ जॉइंट वाला सपोर्ट आएगा, ठीक है ना, तो कैंसिल हो जाएगा. तो 4 2 ज़ा 8. सो 2x अपॉन y² है ना, यही रहेगा. एंड यहाँ वही फिर तो 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1 यही रहेगा. अब इसका वो चाहिए x इंटू पी डी एफ. x इंटू 2x अपॉन y². यहाँ होगा dx और x की लिमिट 0 टू y, क्योंकि दोनों रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व है ना. ये है. अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और हाफ के इक्वल रख दो. तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपको हाफ के इक्वल रखना है. ये 2x² y² x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो और जो भी आएगा हाफ रख देंगे. जो y की वैल्यू निकल के आएगी वही y0 होगी. ठीक है जी, देख लीजिए. तो कुछ खास नहीं है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, हाफ के इक्वल रखना है और ये y सॉल्व करके निकाल लेना है. जो भी y निकल के आएगी यहाँ से y निकालना है. तो जो भी y निकल के आएगी वही आंसर है आपका. ठीक है, तो वो इनमें देखना है कौन सा आता है. y सपोर्ट का होना चाहिए, तो 0 से 1 के बीच का ही आना चाहिए. ये है. ठीक है, तो ये अप्रोच है जो मैंने बताया. आप सॉल्व करके देख लीजिए आगे. इतना तक कर ही दिया है, नहीं तो कल फिर डाउट पूछिए. अब ये कह रहा है कि सपोज दैट देयर आर 5 बॉक्सेस, ठीक, ईच कंटेनिंग 3 ब्लू पेन, 1 रेड पेन एंड 2 ब्लैक पेन. अच्छा, तो 5 बॉक्स है. एक बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो हम बात कर रहे हैं बॉक्स 1 की. 3 ब्लू 1 रेड 2 ब्लैक. अच्छा ये गड़बड़ हो गया, तो ब्लू ब्लैक, ठीक है, और रेड पूरा लिखना पड़ेगा. एंड सो ऑन. पांचों बॉक्स में इतना ही है. 1 पेन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ दीज 5 बॉक्सेस. अच्छा, पांचों में से एक एक पेन ड्रॉ किया क्या, है ना. ईच 5 बॉक्स में से एक एक पेन ड्रॉ किया हमने. अब कह रहा है कि इफ द रैंडम वेरिएबल x1 denote the total number of blue pens drawn. Total number of blue pens drawn. Okay. And the random variable x2, sorry, total number of blue pens ना, ठीक है. x2 total number of red pens drawn. तो मैं आपसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को समझ आ रहा है, बताइए x1 x2 का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. मल्टीवेरिएट 1. हाँ, सो ये आएगा मल्टीवेरिएट. कितने ड्रॉ हुए हैं, 5 ट्रायल. तो ट्रायल कितने हैं, 5 ना, क्योंकि 5 बॉक्स हैं. सो एक एक ड्रॉ कर रहे हैं. पांचों आइडेंटिकल बॉक्सेस, मतलब इक्वल वो है ना, सब में सेम ही है. तो देयर आर 5 ट्रायल्स, एन नंबर ऑफ ट्रायल, P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू पेन इन 1 ट्रायल. मतलब ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मल्टीनोमियल लिखा हूं, दिस इज ट्राई, जैसे बाइनोमियल होता है तो एक सक्सेस एक फेलियर. ट्राइनोमियल क्या होता है, सक्सेस 1 सक्सेस 2 फेलियर. तो यहाँ सक्सेस 1 है ब्लू पेन, सक्सेस 2 है रेड पेन, एंड फेलियर है तीसरा वाला जो तीसरा कलर बचा हुआ है, तो वो फेलियर हो गया. तो ये ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो x हैज बाइनोमियल, रैंडम वेरिएबल एक ही है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ रैंडम वेरिएबल 2 है तो ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो इस तरह से ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 5. ब्लू निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, ब्लू 3 है, कितने में से, 6 में से, सो 3/6. और रेड निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एक रेड है, कितने में से, 6 में से, तो 1/6. ये आ गया आपका. तो x1 x2 हैज मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिस. तो आपसे क्या पूछ रहा है, x1 2 और x2 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो इसका मतलब n फैक्टोरियल x1 x2, x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल, रिमेनिंग n माइनस x1 माइनस x2. हमने 5 ड्रॉ किए हैं. ये पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 ब्लू आएगा, एक रेड आएगा, तो जो बचा वो तो ब्लैक होगा, है ना. तो x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2, तो 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, P1 3/6. इसकी प्रोबेबिलिटी x1, P2 इसकी प्रोबेबिलिटी x1. अब बचा तीसरा 1 माइनस P1 माइनस P2, फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितना, 4/6 है ना ये, तो 2/6 बचा, तो इसकी पावर 2. सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर. ठीक है, तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, जस्ट फॉर द, है ना, नॉलेज.
x1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो बाइनोमियल, सबको पता ही होगा, 5,3/6 है ना। x2 का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 5,1/6। कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 कितना आएगा यहां पे जी? -5 माइनस है ना, -n p1 p2 है ना जी, -n p1 p2। और क्वेश्चन है, चलो अभी पूछ रहा हूं, x1 + x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहां पे? कितना? हाँ तो सेम नहीं है। बाइनोमियल 5 कॉमा और P1 + P1 P2। जी, तो मल्टीनोमियल में p1 p2 ऐड होता है, इंडिपेंडेंट बाइनोमियल में n1 n2 ऐड होता है, तो यहां पे n कॉमन रहेगा, p1 p2 ऐड होगा। इंडिपेंडेंट बाइनोमियल में p कॉमन रहेगा, n1 n2 ऐड होगा। तो यहां पे जो आंसर x1 बाइनोमियल 5,3/6 + 1/6 4/6, तो ये x1 + x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बच्चा वहां गलती करता है ना, क्योंकि x1 इंडिपेंडेंट, आपको कोवेरिएंस क्यों निकलवाया मैंने, ये नॉन जीरो कोवेरिएंस है, और नॉन जीरो कोवेरिएंस गारंटी देता है कि इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर कोवेरिएंस जीरो है तो कुछ नहीं कह सकते, कोवेरिएंस नॉन जीरो है तो गारंटी है कि इंडिपेंडेंट तो नहीं है, और इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप इंडिपेंडेंट सम कैसे करेंगे? टू बाइनोमियल का सम, इंडिपेंडेंट बाइनोमियल np और यहाँ n1p n2p, तो x1 + x2 बाइनोमियल n1 + n2p तब होता है जब दोनों इंडिपेंडेंट हो, यहाँ तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है और p भी इक्वल नहीं है ना, ये चीज़ है। एनीवे, तो ये मल्टीनोमियल की प्रॉपर्टी बस मैं बता रहा था, तो ये याद रखना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आए फिर गलती होती है। ठीक है जी, तो ये मल्टीनोमियल का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं 21 पे। 21 कह रहा है कि x and yn be the two sequence of random variable, x and y are two random variable, all of them define the same probability space, which of the following statement is true? सिंगल करेक्ट होगा, है ना। तो सिंपल थ्योरम है, फिर ये सब थ्योरम है ना, इस तरह से, मतलब जो ट्रू है वो थ्योरम है, फॉल्स है तो उसे घुमा दिया थोड़ा सा, इस तरह से है। तो पहला कह रहा है कि xn कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू c, देन xn कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू c। तो ये आप जानते ही हैं, ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ होता है ना, ये थ्योरम है जो कि इफ एंड ओनली इफ होता है कांस्टेंट के लिए, है ना। तो ये है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। कह रहा है xn कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू x इंप्लाइज xn कन्वर्जेज इन थर्ड मीन टू x, xn कन्वर्जेज इन थर्ड मीन टू x। ये जो rth मीन और ऑलमोस्ट, हाँ rth मीन प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस बताता है। हाँ, ये इसका इंप्लाई करता, थ्योरम जो है, थ्योरम कहता है दिस विल इंप्लाई दिस, दिस मे नॉट इंप्लाई दिस, ऐसा कोई थ्योरम है ही नहीं, तो थ्योरम नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई काउंटर एग्जांपल है, तो इसमें ये फॉल्स है एक्चुअली, ठीक है ना। rth मीन स्ट्रॉन्गर कंडीशन है देन, है ना, rth मीन में कन्वर्ज करेगी तो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करेगी, देन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज करेगी, उल्टा नहीं है, तो यहाँ उल्टा लिख दिया है, ये चीज़ है, तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है ना। फिर ये कह रहा है कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x एंड yn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y, डिस्ट्रीब्यूशन ना। तो कह रहा है कि xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, y दिस, देन, लेकिन यहां पे क्या है, xn + yn कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x + y, बताइए। ट्रू होगा? कुछ और कंडीशन होता है सर। अच्छा, सिंगल ट्रू है ना, तो हमें तो एक ट्रू मिल ही चुका है, तो बाकी तो फॉल्स ही आएगा, मतलब चूंकि मुझे पता है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है और पहले ऑप्शन में हम श्योर हो चुके हैं, तो बाकी ऑप्शन गलत ही होना है, ठीक है ना। बस आप खुद को कन्विंस कर लो कि क्यों गलत है, इस तरह से, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है, एक ही ऑप्शन ट्रू होगा इसका, ठीक है जी। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ऐसा होता है, जरूरी नहीं है सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल इन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता, कन्वर्जेशन प्रोबेबिलिटी में होता है ना, होता है कन्वर्जेशन प्रोबेबिलिटी में। अगर सर एक प्रोबेबिलिटी हो जाता तब हो जाता है क्या? हाँ नहीं, एक कांस्टेंट रहता ना तब हो जाता, प्रोबेबिलिटी, स्लट्सकी थ्योरम की आप बात कर रहे हैं, स्लट्सकी थ्योरम ये कहता है कि कोई एक अगर कांस्टेंट होता ना तो फिर ये हो जाता,
तब ये ट्रू था। तो वहां इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखा होता है, कांस्टेंट वाले में देखेंगे तो अगर प्रोबेबिलिटी लिख दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन में ही तो हो गया वो, इस थ्योरम से। आप देखेंगे स्लट्स की थ्योरम में ये लिखा रहता है, तो इसका मतलब तो यही हो गया, ये है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है तो प्रोबेबिलिटी लिखा रहेगा लेकिन वहां के लिखा होगा। तो इनमें से एक अगर कांस्टेंट है मतलब डीजेनरेट है तब ये रिजल्ट ट्रू है, इन जनरल ट्रू नहीं है कि सम ऑफ टू डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है ना, सो अलग अलग कन्वर्ज कर रही है एक्स वाई पे, तो सम जरूरी नहीं एक्स प्लस वाई होगी, लेकिन इनमें से कोई एक कांस्टेंट है तब होगी। तो इस थ्योरम का नाम स्लट्स की थ्योरम है, कांस्टेंट होगी तब। तो लेकिन ये गलत है क्योंकि ये इन जनरल कांस्टेंट तो बोला नहीं है, ये इन जनरल एक्स वाई की बात कर रहा है, तो गलत है। यहाँ कह रहा है ई एक्स एन कन्वर्जेस टू ई एक्स देन एक्स एन कन्वर्ज दिस, उल्टा सही है। फिर से ये बोल रहा है कि अगर ई एक्स एन की लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ई एक्स आ जाती है तो एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स इन फर्स्ट मीन, उल्टा सही है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होता है, ऐसा उसको जरूरी, ऐसा एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल है भी करोवैद्गी में, आप बुक खोल के देख सकते हैं, बता रखा है। तो ये फॉल्स है। फिर से मैंने कहा थ्योरम के स्टेटमेंट को इन्होंने ट्विस्ट कर दिया कि होता है ये इसको इंप्लाई करते, इसने उल्टा लिख दिया, कोई गलत बनाना था। यहाँ भी इन्होंने जनरलाइज कर दिया उसको, ऐसा कांस्टेंट के लिए होता है, यहाँ भी इन्होंने उल्टा कर दिया, ये इसको इंप्लाई करता है, ये वाली चीज इसको इंप्लाई करती है तो ये इंप्लाई नहीं करती है, ठीक है ना, इस तरह से। सो ये भी इसको इंप्लाई नहीं करेगी। ओके, तो थ्योरम है, आप कोई भी कन्वर्जेंस वाले टॉपिक उठा लीजिए किसी बुक में, थ्योरम सारे पढ़ लीजिए, याद रखिए, डेफिनेशन थ्योरम तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप प्रूफ कर पाएंगे एग्जाम में। तो याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो, काउंट जी। तो इसमें इंडिपेंडेंट की कंडीशन नहीं होती है कि मतलब अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो प्लस कर सकता है कन्वर्ज? नहीं नहीं, ये सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये सिंपल रैंडम वेरिएबल नहीं है, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। मतलब x1 x2 x3 x4 xn इस तरह से है, फिर y1 y2 y3 y4 yn। फिर कह रहा है जब n बहुत लार्ज होगा तो xn प्लस yn का डिस्ट्रीब्यूशन वही आएगा जो x प्लस y का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो xn की लिमिट x है, yn की लिमिट y है, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और ये भी कन्वर्जेंस अलग अलग टाइप का है, 4 टाइप का मेनली है ना, यहाँ पे 3 यूज हुआ है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन। तो वो नहीं, वैसा नहीं है, जरूरी नहीं, इंडिपेंडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा इस पर, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होता तब भी जरूरी नहीं है। तो फिर आपको बुक के थ्योरम देखने पड़ेंगे। चलिए जी, तो टाइम है ना, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर कल आगे करेंगे। तो बाकी आप सॉल्व करके आइए, जो डाउट रहेगा इसको अच्छे, जो लोग सॉल्व नहीं किए अभी एक बार भी तो सॉल्व करो, 2 3 4 बार सॉल्व करोगे ना, और देखो तब तीसरे चौथे बार अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे आपको सारा पेपर आसान लग रहा होगा, तो फिर आप कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि लगता है आप एग्जाम में कर लेंगे। फर्स्ट टाइम में आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, फर्स्ट टाइम आपको लगेगा मुझसे तो गेट नहीं होने वाला, ऐसा है। लेकिन इन्हीं पेपर को 3 4 5 बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको सारे अप्रोच, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, थ्योरम सब समझ आ जाता है, उसके बाद चीज़ें आगे आसान हो जाती हैं, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए आपको। तो क्या है इसमें, x जो है एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/λ है, ठीक है, और y1 y2 yn रैंडम सैंपल है। तो लिख देता हूँ क्या था ऊपर, जस्ट ये था कि जो x है वो एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/λ है, ऊपर जो था लैम्डा अननोन पैरामीटर है। y1 y2 yn विद रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज एक्स स्क्वायर। तो y बराबर x बराबर तो नहीं, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। इक्वल रैंडम वेरिएबल डिफरेंट होते हैं और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों एक सेम चीज़ नहीं है। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसा नहीं कहा कि y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो y और एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे जो है ना, कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिकली मतलब सर इसका मीन वेरिएंस सेम होगा। हाँ ऑब्वियसली, डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, मतलब अगर जो पीडीएफ इसका है वही पीडीएफ इसका है, जब पीडीएफ इक्वल हो गया तो मीन भी इक्वल, वेरिएंस भी, एमजीएफ सब इक्वल होगा। रैंडम वेरिएबल का हाँ आइडेंटिकल के केस में आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ इक्वल होगा, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब है कि दोनों का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन, वेरिएंस, एमजीएफ सब इक्वल होगा, दोनों का पीडीएफ कॉमन है, सीडीएफ कॉमन है, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ सब कॉमन है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के लिए। कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ऐसा है तो पीडीएफ, सीडीएफ, एमजीएफ ये सब इक्वल होगा, है ना, उस तरह से। मान लो मीन इक्वल है या वेरिएंस इक्वल है तो जरूरी नहीं कि आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसके लिए है ना कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, इफ एंड ओनली इफ वैसा। बट हाँ, अगर पीडीएफ इक्वल हो गया तो आइडेंटिकली, डेफिनेशन ये था ना कि x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड y इफ एंड ओनली इफ CDF ऑफ x एट t
एंड CDF ऑफ y एट t आर इक्वल फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। ये है डेफिनेशन, ये जो लिखा हुआ है ना डेफिनेशन है। अगर कौन x इक्वल टू y होगा तब भी ये ट्रू होगा ना। हाँ, तो अगर इक्वल हो गया फिर तो और पर्टिकुलर केस आ गया। तो इक्वल है तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि x रैंडम वेरिएबल y के इक्वल है, तो अगर जब सेम ही है दोनों तो डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम ही आना है। बट दिस डज नॉट इंप्लाई दिस। अगर दो रैंडम वेरिएबल है, डिफरेंट भी है, तब भी उसका हो सकता है पीडीएफ सेम हो। जैसे अभी एग्जांपल भी दिया था 2024 के पेपर का, शुरू में क्वेश्चन था ना एक, मान लीजिए मैं एक दो कॉइन को टॉस किया एक साथ, x नंबर ऑफ हेड्स है, y नंबर ऑफ टेल्स है, तो x y इक्वल नहीं है क्योंकि x हेड काउंट कर रहा है, y टेल काउंट कर रहा है, लेकिन पीएमएफ दोनों का सेम आएगा। तो एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन इक्वल नहीं है, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉट गारंटी इक्वल। इक्वल है तो दिस विल इंप्लाई दिस, ये है वन वे है। तो इस तरह से तो ये डेफिनेशन इसका है। और ये जब खुद ही इक्वल हो गया तो सब कुछ तो इक्वल होना ही है, तो है ना। एनीवे तो देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है रूट वाई बार अपॉन 2। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो एक्स बार होगा वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 1/n समेसन, या वाई बार लिख दो, वाई बार आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड समेसन एक्स आई स्क्वायर। ये है मतलब, क्योंकि यहाँ y तो एक्स आई स्क्वायर का आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वाई आई और एक्स आई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों को सम कर देंगे तो y1 प्लस y2 प्लस yn और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर xn स्क्वायर, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, दोनों तरफ n से डिवाइड कर देंगे तो कॉमन रहेगा, तो ये हो जाएगा, है ना। सो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, तो आप निकालिए मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या आता है इसका एक्सपोनेंशियल में, x के टर्म में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x के टर्म में क्या आता है मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, एक्सपोनेंशियल 1/λ का। तो चारों ऑप्शन में ये मेथड ऑफ मोमेंट, मेथड ऑफ मोमेंट, मेथड ऑफ मोमेंट, मेथड ऑफ मोमेंट, मतलब चारों ऑप्शन में बस आपको लैम्डा का मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालने हैं। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन ले लेंगे ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा जी। तो यहाँ से जैसे आप हम लोग क्या करते थे x में करते हैं, तो ex बार कितना आता है, ये कहता है ना ex, हम लोग क्या मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या था, एमएमई का डेफिनेशन था सिंगल पैरामीटर फैमिली है तो x बार को इक्वल रखना है ex के, यही था ना सिंगल पैरामीटर में। अगर इससे काम नहीं चलेगा तो अगला मोमेंट लेंगे, ये है। तो ये तो x बार वेरिएंस भी ले सकते हैं ना सर, हाँ वेरिएंस भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो स्टार्ट करना है फर्स्ट मोमेंट से। मीन कितना आएगा इसका लैम्डा, यस सर। हाँ अब यहां से बताइए एक्स बार का क्या मतलब है, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस xn और अपॉन सर वो नहीं रख सकते सीधा, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो एक्सपेक्टेशन वाई के इक्वल आ जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ले सकते हैं, मैं बोला इससे अगर काम नहीं बनेगा तो वो भी कर सकते हैं। ये क्या आएगा, नहीं, एक्चुअली वहाँ पे y इक्वल्स टू था ही, y इक्वल्स टू समेशन ओवर दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन रन करा था, y इक्वल्स टू 1/n समेशन x स्क्वायर था ना, y बार इक्वल्स मैं तो अच्छा मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, जैसे वो y बार इक्वल्स टू, हम समझ गए, क्योंकि आंसर हमारा जो क्वेश्चन है ना वो y बार के टर्म में है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन y बार के टर्म में है, तो जो y बार एक्चुअली है वो है 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, क्योंकि y बार क्या है 1/n समेशन वाई आई, और वाई आई क्वेश्चन में बोला है एक्स आई स्क्वायर के आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ठीक है, आप दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई बार इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये दे रखा है, दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगा लीजिए। तो एक्सपेक्टेशन क्यों लगाना है इसमें, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि हम क्या करते हैं, किसके इक्वल रखते हैं मेथड ऑफ मोमेंट निकालने के लिए इसको, ई एक्स स्क्वायर के, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ ये कितना आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो 2 लैम्डा स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये करते हैं मतलब एक तो ये है क्योंकि यहाँ से फिर हम वाई में जा नहीं पाएंगे, ऑप्शन बनेगा नहीं, और दूसरा था कि 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n इज ई एक्स स्क्वायर, फिर ये तो अगला स्टेप होता है ना, और यहाँ एक्स बार की जगह में, तो कहने का मतलब ये है, तो मुझे वाई आई के टर्म में एक्चुअली काम करना था ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि हमें काम करना है वाई आई के टर्म में, वाई आई क्या है एक्स आई स्क्वायर है, तो y1 y2 y3 yn में क्या करेंगे, मतलब यह समझिए मैं ऐसा किया हूं, आपको ये समझने से बेटर मैं बता देता हूं आपको। उसने कहा है कि सैंपल तुम ये कंसीडर करो जो भी इसका पीडीएफ आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेथड ऑफ मोमेंट का एक्चुअली
फॉर्मूला होगा वो तो ये बनेगा, यही बनेगा ना। अब आप x को इंट्रोड्यूस करो इसमें, सो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। वी हैव अ गिवन सैंपल, क्वेश्चन ढंग से देखो आप, क्वेश्चन ने बोला है कि लेट y1 y2 yn बी द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग, तो हमें इस सैंपल के रेस्पेक्ट में बात करना है, नॉट xi के रेस्पेक्ट में। तो इस सैंपल के रेस्पेक्ट में मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन क्या होगा, यही होगा ना कि ये फर्स्ट मोमेंट के लिए। अब y बार तो यहाँ ठीक है, अब इसने कहा है y किसके इक्वल है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स स्क्वायर के। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला है, मोमेंट फर्स्ट ही यूज हो रहा है लेकिन y सैंपल के लिए। अब हमें y सैंपल के लिए मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन निकालना है। अब y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या जरूरत है मीन की, तो वो x के टर्म में आंसर आएगा हमारा, क्योंकि x का डिस्ट्रीब्यूशन उसने दिया है। तो ये निकाल लीजिए कितना आता है 2 लैम्डा स्क्वायर, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू रूट अंडर y बार बाई 2, तो ये आंसर है। देख लीजिए सब लोग, क्योंकि हमें तो सैंपल y लेना था, ठीक है ना। सो इस तरह से तो ये एक्चुअली सॉल्यूशन, इतना ही सॉल्यूशन है। सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। सो बाकी सॉल्व करके आइए। अभी हमने इसका ए ऑप्शन ही शायद करेक्ट होगा, है ना, देख लीजिएगा 22। तो कल से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सॉल्व करके आइए, फिर अभी 23 से, तो अभी 22 क्वेश्चन किया हमने, ऐसे भी इसमें 65 क्वेश्चन है, तो 22 करेंगे तो 66, है ना, तो हो जाएगा 3 क्लास में। तो आज ही स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, जिन लोगों ने सॉल्व कर रखा 1-2 बार खुद से सॉल्व करो सारे पेपर 24, 23, 22 सबका, और खुद आपको समझ आएगा आपको क्या आता है नहीं आता। जो नहीं आता वो सीखिए।